Hello, 11th biology aspirants. So, this is the second video of your first chapter, that is diversity of organisms. तो इस सेकेंड वीडियो में वी विल टॉक अबाउट सिस्टमैटिक्स ओल्ड एंड न्यू सिस्टमैटिक्स के डिफरेंस करेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. तो सिस्टमैटिक बेसिकली व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक्स एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम प्लांट्स की, एनिमल्स की या किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करते हैं into categories so as to be remembered, named, compared and studied. अगर मैं आपको एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बात करूं तो जैसे कि एक लाइब्रेरी होती है जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट को सेपरेट रखते हैं और सब्जेक्ट के अंदर भी हम बाय ऑथर नेम या फिर बाय डेट वाइज हम बुक्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, सेपरेट करते हैं. तो उसी तरह से सिस्टमैटिक्स में भी हम प्लांट्स और एनिमल्स को एक तरह से सेपरेट करते हैं. इन ऐसे प्लांट्स जिनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करती है, सिमिलर होती है, उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया जाता है और जिनकी डिफरेंट रहती है उनको सेपरेट ग्रुप में कर दिया जाता है. ये क्यों किया जाता है? सो दैट हम उन ऑर्गेनिजम्स को, उन प्लांट्स को ईजिली याद रख सकें, उनको एक नाम दे सकें, उनको हम कंपेयर कर सकें जब कभी ज़रूरत हो और उन पे एक कंप्लीट एंड डिटेल्ड स्टडी परफॉर्म कर सकें. तो सिस्टमैटिक्स इस वजह से परफॉर्म की जाती है. अब ऐसे साइंटिस्ट जो सिस्टमैटिक्स की स्टडी करते हैं उन साइंटिस्ट को बोला जाता है सिस्टमैटिस्ट या फिर टेक्सोनॉमिस्ट. और ये जो टर्म सिस्टमैटिक्स है, टेक्सोनॉमी है या फिर क्लासिफिकेशन है, बेसिकली इन्हें कई बार एज अ सिनोनिम के तौर पे ही यूज़ किया जाता है. सिनोनिम्स का मतलब आपको पता ही है, हैविंग सेम मीनिंग. तो टेक्निकली थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है, बट अगर हम इन जनरल बात करें तो इनका मतलब सेम ही है, टू क्लासीफाई. अगर हम इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इनकी हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पुरानी है. डेट बैक अगर हम बात करें तो हम वैदिक लिटरेचर की टाइम की बात करेंगे, जिस टाइम पे वेदास होते थे हमारे पास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं. तो अगर वैदिक लिटरेचर की बात करें जो 2500 से 600 650 BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट के टाइम की बात चल रही है, उस टाइम पे अबाउट 740 प्लांट्स और 250 एनिमल्स ही हुआ करते थे. राइट, ये वैदिक लिटरेचर में रिटन है. और हमारे पास उस टाइम पे उपनिषद्स भी हुआ करते थे और एक उपनिषद बड़ा जाना माना था उस टाइम पे, वो है छंदोग्य उपनिषद. छंदोग्य उपनिषद के अकॉर्डिंगली एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक है दिवाजा, अंदाजा और उद्बीजा. दिवाजा ऐसे एनिमल्स थे जो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, बेबी प्रोड्यूसर्स, या जिन्हें हम वीवी पैरस भी बोलते हैं. अंदाज़ा ऐसे एनिमल्स थे जो ओवी पैरस हैं, जो सिर्फ अंडे पैदा करते हैं, एग लेइंग एनिमल्स. और उद्बीजा ऐसे एनिमल्स थे जो छोटे छोटे साइज़ के थे, माइन्यूट एनिमल्स, कीड़े मकोड़े जिसमें आ जाएंगे, उद्बीजा के अंडर आ जाएंगे. तो ये जो क्लासिफिकेशन थी ये छंदोग्य उपनिषद के अकॉर्डिंगली थी. सिमिलरली छंदोग्य उपनिषद के अकॉर्डिंगली प्लांट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जिसमें से पहली कैटेगरी थी वनस्पति. वनस्पति, अगर कुछ लोग हिंदी अच्छे से जानते हैं तो वनस्पति को हम फूल पत्ते बोलते हैं बेसिकली. तो वनस्पति ऐसे प्लांट्स रहते हैं जो जिनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, फूल खिलते हैं जिनके ऊपर. तो वनस्पति फ्लावर वेयरिंग प्लांट्स हैं. वृक्ष, वृक्ष का मतलब है ट्रीज, बड़े बड़े पेड़. विरुधा, विरुधा होते हैं क्रीपर्स, जो भी बेलें वगैरह होती है ना, जैसे अंगूर की बेल हो गई या खीरे की बेल हो गई, तो जो बेल हैं जो क्रीप करते हैं वो हैं विरुधा. क्रीपर्स वो होते हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है बेसिकली. औषधि, औषधि का मतलब है मेडिसिनल प्लांट्स, जिससे आप मेडिसिन्स बना सकते हैं. तो प्लांट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, वनस्पति, वृक्षा, विरुधा, औषधीज. तो ये सब था छंदोग्य उपनिषद के अकॉर्डिंगली. अब यहाँ पे कुछ आपको नाम सुनने को मिलेंगे, जैसे कि हिपोक्रेट्स. हिपोक्रेट्स जो कि फादर ऑफ मेडिसिन के नाम पे जाने माने हैं,
और एक और है हमारे पास अरिस्टोटल, इन्हें हम फादर ऑफ जोलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलेंगे। जिन बच्चों ने बायोलॉजी रखा है उन्हें ये पता होना चाहिए हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर जोलॉजी अगर हम बात करें तो वो अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल। अब एज यू नो, आपकी बायोलॉजी के अंडर हम लोग दो स्ट्रीम्स पढ़ने वाले हैं, एक है जोलॉजी, एक है बॉटनी। बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे और जोलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी पढ़ेंगे। आसानी से याद कर सकते हो, जू का मतलब होता है एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स को बोलेंगे जोलॉजी, और बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। अब अरिस्टोटल ने क्या किया, इन्होंने एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। जो पानी में रहने वाले हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स बोल दिया, जो ज़मीन पे रहने वाले हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोल दिया, और जो हवा में घूमने वाले एनिमल्स हैं उन्हें एरियल एनिमल्स बोल दिया, राइट। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है हमारे पास जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं, और थियोफ्रेस्टस अरिस्टोटल के बेटे हैं। तो ही इज़ द सन, ही इज़ द फादर। तो अगर रिलेशन की बात करें तो थियोफ्रेस्टस इज़ द सन ऑफ अरिस्टोटल, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से मशहूर हैं। तो थियोफ्रेस्टस ने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ उनका स्ट्रक्चर कैसा है, फॉर्म कैसा है, टेक्सचर कैसा है, या हैबिटेट कैसा है, इनटू 4 ग्रुप्स। वो 4 ग्रुप्स क्या थे, वो थे ट्रीज, जो बड़े बड़े साइज़ के थे उन्हें ट्रीज़ के अंडर डाल दिया, वो थोड़े छोटे साइज़ के श्रब्स, जो और छोटे उन्हें अंडर श्रब्स, और ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम जो है वो इजीली खाई जा सकती है या सॉफ्ट इन नेचर रहती है उन्हें हर्ब्स बोल दिया गया। तो ये 4 कैटेगरीज थियोफ्रेस्टस ने बनाई। उन्होंने अपनी इन सभी प्लांट्स की जानकारी, अबाउट 480 प्लांट्स की जानकारी अपनी एक बुक में दी, और उनकी एक बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लैंटरम। हिस्टोरिया प्लैंटरम। तो यहाँ तक थी इनकी हिस्ट्री के बारे में। अब हम बात करेंगे कि आज के टाइम में कितने प्लांट्स या कितने एनिमल्स अवेलेबल हैं और आगे कितने होने वाले हैं। तो करंटली अगर बात की जाए, अबाउट 1.7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो साइंस में अगर देखे जाएं तो वो अवेलेबल हैं, इतने नोन हैं, जिसमें से 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। और इंसेक्ट्स की सबसे बड़ी कैटेगरी है, सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो है इंसेक्ट का है, जिसमें अबाउट 7,50,000 स्पीशीज़ इन्वॉल्व हैं इंसेक्ट्स की। और साइंटिस्ट का मानना ये है कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो लिविंग बींग्स की है वो 5 से 30 मिलियन के करीब है, और जिसमें से हर साल 15,000 स्पीशीज़ नई प्रोड्यूस होती हैं, डिस्कवर होती हैं। और जिसका सबसे बड़ा श्रेय जो अगर मैं बोलूँ किसी को दिया जाएगा वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम एवर ग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि पूरे साल वहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ लिविंग वो अच्छे खासी वहाँ पे अवेलेबल रहती है। एंड अंडर वाटर रीफ्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको नई स्पीशीज़ देखने को मिल सकती हैं। इट रिमेन्स अनएक्सप्लोर्ड। तो बेसिकली साइंटिस्ट वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, इतनी सारी स्पीशीज़ हैं जिनके नाम वो जानते नहीं हैं, या मे भी हो सकता है वो उन पर थोड़ा काम भी कर रहे हों। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिस्टमैटिक्स की हिस्ट्री के बारे में। और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे सिस्टमैटिक्स की टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली सिस्टमैटिक्स की 2 टाइप्स हैं, एक है क्लासिकल जो ओल्ड सिस्टमैटिक्स है, और एक है न्यू सिस्टमैटिक्स जिसको मॉडर्न सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं। तो क्लासिकल या ओल्ड सिस्टमैटिक्स, ये पहला पॉइंट बन जाएगा दोनों का डिफरेंस का। और क्लासिकल सिस्टमैटिक्स में ये क्या करते थे साइंटिस्ट, ये ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स जिन्हें आप आसानी से बाहर से देख सको और उसके बेसिस पे आपने कैटेगराइज कर देना है कि हाँ जी ये एक जैसे हैं, ये अलग दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेबल जिनको आप बाहर से ही बाहरी तौर पे देखकर उन्हें क्लासीफाई कर दें। बट न्यू सिस्टमैटिक्स वाले ऐसे नहीं थे, वो जो बाहरी तौर के करैक्टर्स थे जो मॉर्फोलॉजी के अंडर आते हैं, एक्सटर्नल करैक्टर्स, उनको तो देखते ही थे, उसके अलावा वो इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी के बारे में भी देखते थे,
उनके सेल्स के बारे में स्टडी किया करते थे, उनकी फिजियोलॉजी कि किस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके पार्ट्स, उनके बायो मॉलिक्यूल्स जो उनका डीएनए है, प्रोटीन्स हैं, वो किस तरह की है, या उनकी जीन्स किस तरह के हैं। तो वो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स या करैक्टर्स को स्टडी करने के बाद ही वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते थे, न्यू सिस्टमैटिक्स वाले। तीसरा पॉइंट, इट कंसीडर्ड ओनली फ्यू करेक्टरिस्टिक्स फॉर क्लासिफिकेशन। ये सिर्फ 2 या 3 करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने पे ही ये क्या कर देते थे, क्लासिफिकेशन कर देते थे, उनको ऑर्डर में डाल देते थे। बट ये नहीं करते थे इस तरह से, ये काफ़ी सारे करेक्टरिस्टिक को स्टडी करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही वो क्लासिफिकेशन किया करते थे। अब जो ऑर्गेनिज्म एक जैसे होंगे उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा, और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के या फंक्शंस के होंगे उनको सेपरेट कर दिया जाएगा। स्पीशीज इज कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक। तो स्पीशीज जो है उसको सेंटर स्टेज माना जाता था करेक्टरिस्टिक का, जो एक जैसे स्पीशीज के हुए उनको सेपरेट कर लिया। और यहाँ पे स्पीशीज इज कंसिडर्ड टू बी डायनामिक। इट हैज़ अ टोपोलॉजिकल कंसेप्ट। टिपोलॉजिकल कंसेप्ट, इसका मतलब ये कि कुछ ही इंडिविजुअल्स या उनके प्रिजर्व्ड स्पेसिमन्स को यूज़ किया जाता था फॉर स्टडी के लिए। तो सभी इंडिविजुअल्स को नहीं स्टडी करते थे सो दैट कि उनकी क्लासिफिकेशन वो कर दें, वो जस्ट थोड़े ही ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करी, उनके प्रिजर्व्ड स्पेसिमन्स चेक किए और उनको क्लासीफाई कर दिया। बट ये ऐसा नहीं करते थे न्यू सिस्टमैटिक्स वाले। इट हैज़ अ पॉपुलेशन और बायोसिस्टमैटिक कंसेप्ट। तो मतलब ये उसकी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कितनी है, वो किस रेस से बिलोंग करता है, उसकी सब स्पीशीज़ क्या है, उसकी वैरायटी क्या है, वो कौन सी वैरायटी से बिलोंग करता है, हर एक पर्सपेक्टिव को स्टडी किया जाता था थॉरोली, अच्छे से। उसके बाद ही उनको क्लासीफाई कर दिया जाता था। It does not bring out evolutionary relationships amongst organisms. Obviously ये ज़्यादा करेक्टरिस्टिक को स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं देखते थे कि वो इन एवोल्यूशन पुराने टाइम में क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड थे, क्या वो एक दूसरे से इवॉल्व हुए हैं। तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ये उनके रिलेशनशिप्स को दर्शाते ही नहीं थे, शो ही नहीं करते थे। बट ये क्योंकि उनके सेल्स उनकी जीन्स के ऊपर बेस्ड था, उनकी फिजियोलॉजी के ऊपर काम करते थे, तो यस ये ज़रूर ब्रिंग आउट करते थे कि वो एवोल्यूशन इन पास्ट क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड थे, तो ये शो करते थे न्यू सिस्टमैटिक्स वाले। तो इसी के साथ डिफरेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस या फिर नीड ऑफ सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने एक कमरे में जिस तरह से एक लाइब्रेरी हमने एक अरेंज कर रही होती है, हम सारी बुक्स एक लाइब्रेरी में क्यों नहीं फेंक देते और एक एक जाके ढूंढे। हम ऐसा हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है, राइट। तो सिस्टमैटिक्स की जो स्टडी है, सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ सिस्टमैटिक्स इज स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो एज यू नो वी हैव डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, और हर एक को इंडिविजुअली स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो सिस्टमैटिक्स बेसिकली करता क्या है, ये हमें हेल्प करता है कि हम कुछ ही ऑर्गेनिजम्स, एक ग्रुप के कुछ ही ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करें और हम उस ग्रुप के रेस्ट ऑफ मेंबर्स की एक फेयर नॉलेज या आइडिया ले सकें उनके एसेंशियल फीचर्स का। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास वी हैव लार्ज नंबर ऑफ ब्रायोफाइट्स, बट अगर हम ब्रायोफाइट्स में से सिर्फ 3 प्लांट्स मर्चेंटिया, एंथोसिरोस और फिनेरिया, अगर इन 3 प्लांट्स को हम अच्छे से स्टडी करें तो हमें जो 24,000 स्पीशीज़ जो इस ब्रायोफाइट्स ग्रुप के अंडर आएंगी, हम उनकी जो है एक फेयर नॉलेज जो है वो ले लेंगे सिर्फ इन 3 प्लांट्स की स्टडी करके। सेकेंड स्टेप जो है एवोल्यूशन। तो सिस्टमैटिक्स बेसिकली हमें हेल्प करता है कि हम ऑर्गेनिक डाइवर्सिटी या रिलेशनशिप्स जो हैं अमंगस्ट ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान सकें। तो अगर हम उन्हें अच्छे से फेयरली स्टडी करेंगे उनकी करैक्टरिस्टिक के बारे में, तो हमें वो पता चल सकता है कि वो इन पास्ट क्या एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे, क्या वो एक दूसरे से डेवलप हुए हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंस है वो है इकोलॉजी। सिस्टमैटिक्स हेल्प करती है फॉर सर्वेइंग द इकोलॉजी ऑफ एन एरिया। तो जब हम सिस्टमैटिक्स परफॉर्म करते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंडर जितने भी प्लांट्स एनिमल्स आते हैं हम उनकी सर्वेइंग जो है इजीली कर सकते हैं। फोर्थ है इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स।
तो इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया, एक स्पेसिफिक टाइप की सॉइल या इन्वायरमेंट में रहते हैं, और जिसकी वजह से जो टाइप और इंटेंसिटी ऑफ वाटर पोल्यूशन वहाँ पे होगा वो नोटिफाई किया जा सकता है उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जो एक अगर कहीं पे कहीं वाटर बॉडी में प्रेजेंट है तो वो आइडेंटिफाई करते हैं यस दिस वाटर इज़ पॉल्यूटेड। या फिर हमारे पास डेस्मिड्स जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, डेस्मिड्स जिन्हें हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, ऐसे प्रोटिस्ट हैं वो जहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पे पॉल्यूटेड वाटर बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल। तो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म का ये रोल है। फिफ्थ इज़ नॉलेज ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो सिस्टमेटिक की अगर नॉलेज होगी तो वो हमें हेल्पफुल रहेगी जेनेटिक्स की स्टडी के लिए, मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए, साइटोलॉजी की स्टडी के लिए। तो जेनेटिक्स इज़ दी स्टडी ऑफ जीन्स, मॉर्फोलॉजी इज़ दी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और साइटोलॉजी इज़ दी स्टडी ऑफ सेल्स। इस तरह से बहुत डिफरेंट आपको और कंसेप्ट्स मिलते जाएंगे इसके अंडर। और लास्ट इज़ दी अप्लाइड बायोलॉजी। सिस्टमेटिक की नॉलेज अगर आपको होगी तो ये हेल्प करेगी प्लांट ब्रीडर्स को, ताकि वो डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ को उनकी क्रॉसिंग करवाए, उनकी जीन्स को क्रॉस करवाए, सो दैट हमें जो नया प्रोडक्ट मिले वो और ज़्यादा यूज़फुल हो। एग्जांपल के तौर पे जिस तरह से पोटैटो, आलू और टोमेटो, उनकी जीन्स को जब कंबाइन करवाया जाता है एक नई स्पीशीज़ बनती है ब्रोमेटो, राइट। तो पोटैटो और टोमेटो, तो पोमेटो बनती है बेसिकली। तो अगर हम उसकी नॉलेज रखते हैं तो ब्रीडर्स क्या कर सकते हैं, उन पर्टिकुलर स्पीशीज़ की क्रॉसिंग करवा के एक नया प्लांट, एक नया प्रोडक्ट जो ह्यूमंस के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा वो क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।